तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, क्या हो अगर आपकी पूरी जवानी एक ऐसे जुर्म की सजा काटते हुए गुजर जाए जिसे आपने किया ही ना हो। क्या हो अगर 43 साल बाद अदालत आपको बेगुनाह घोषित कर दे, लेकिन जैसे ही आप जेल से बाहर निकलें आपको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए। और साथ ही साथ क्या हो अगर जिस देश को आपने अपना घर माना, जिसको आपने सब कुछ समझा, वही देश आपको अपनाने से इनकार कर दे, अपना मानने से इनकार कर दे। साथियों, ये कहानी है सुब्रमण्यम वेदम की, एक ऐसे इंसान जिसे कानून ने पहले तो कुचला और फिर इंसाफ देकर भी उसके लिए अधूरा छोड़ दिया। तो चलिए साथियों, आज के किस्से की शुरुआत करते हैं। ये साल 1980 था। पेंसिल्वेनिया का शांत शहर और एक साधारण सा दिखने वाला लड़का जिसका नाम सुब्रमण्यम था। 19 साल का, सीधा साधा, पढ़ाई में बहुत तेज और सपनों से भरा हुआ। वो उन बच्चों में से था जो अपने माता पिता के सपनों को अपनी जिम्मेदारी समझते थे। बचपन में अमेरिका में पला बड़ा सुब्बू खुद को यही मानता था कि उसके लिए जिंदगी साफ है, उसे पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है और अपना एक बेहतर भविष्य बनाना है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती है। कभी कभी एक मोड़ सब कुछ बदल कर रख देता है। सुब्बू का एक करीबी दोस्त था जिसका नाम थॉमस था। दोनों अक्सर एक साथ देखे जाते थे। कॉलेज के गलियारों में, कैफेटेरिया में, लाइब्रेरी में उनकी दोस्ती सबको दिखाई देती थी। लेकिन एक दिन अचानक वही दोस्ती शक में बदल गई। एक सुनसान जगह पर स्टेट कॉलेज के पास पुलिस को एक दिन एक लाश मिलती है और वो लाश थी थॉमस की। उसके सिर में गोली मारी गई थी। खबर आग की तरह पूरे कैंपस के अंदर फैल गई थी और कॉलेज में जो है डर फैल गया था, अफरा तफरी हो गई थी और सवालों का कॉलेज में सैलाब आ गया था कि आखिरकार ये कांड किसने किया और क्यों किया। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस ने जांच शुरू करी। हर दोस्त, हर जान पहचान वाले से पूछताछ करी गई, लेकिन कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला। फिर एक बात सामने आई, एक छोटी सी बात, लेकिन वही सबसे भारी पड़ गई। थॉमस को आखिरी बार सुब्बू के साथ देखा गया था, ऐसा लोगों ने बताया था। बस इतना ही। कोई गवाह नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई मोटिव भी नहीं। फिर भी पुलिस ने सीधे सुब्बू के घर पर जाकर रेड मार दी और दरवाजा खोला गया और कुछ ही मिनटों में वहां पर सुब्बू के घर पर सब कुछ बदल गया। सुब्बू और उसके माता पिता को लगा कि ये बस एक सामान्य पूछताछ है, लेकिन अचानक माहौल बदल गया था। सवालों की जगह आरोपों ने ले ली थी और फिर हथकड़ी निकल आई और 19 साल के उस लड़के के हाथों में ठंडी लोहे की जंजीर को डाल दिया गया। उसकी मां की आंखों में डर था, पिता के चेहरे पर अविश्वास दिख रहा था और सुब्बू वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। सुब्बू कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। वो बार बार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उस वक्त सुब्बू की सुनने वाला कोई भी नहीं था। यह मामला कोर्ट में जा पहुंचा। प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि सुब्बू ने .25 mm कैलिबर की पिस्तौल से अपने उस दोस्त की हत्या कर दी है। लेकिन साथियों, वो पिस्तौल कभी मिली ही नहीं। फिर भी केस आगे बढ़ा। सबूत कमजोर थे, लेकिन शक मजबूत बना दिया गया था। कोर्ट में एक प्रस्ताव रखा गया, एक ऐसा प्रस्ताव जो किसी भी डरे हुए इंसान को तोड़ सकता था। सुब्बू को कहा गया कि आप अपना गुनाह कबूल कर लो, आपकी सजा कम हो जाएगी। ये एक शॉर्टकट था, जेल से जल्दी बाहर आने का रास्ता। लेकिन सच के साथ खड़े रहने की कीमत हमेशा साथियों भारी होती है। सुब्बू ने जज की आंखों में आंख डालकर कहा कि मैं झूठ क्यों मानूं, मैं अपने दोस्त को मैंने नहीं मारा है। उसकी आवाज में डर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस उसकी आवाज में एक सच्चाई दिखाई दे रही थी। लेकिन अदालत को सच्चाई नहीं चाहिए थी, अदालत को एक कहानी चाहिए थी। साल 1983 ये फैसला सुनाया गया और सुब्बू को दोषी करार दे दिया गया और सुब्बू को उम्र कैद की सजा जो वहां पर जज थे उसके द्वारा सुना दी गई। और सबसे खतरनाक शब्द उन्होंने कहे कि आपको पैरोल भी नहीं मिलेगी। मतलब जिंदगी खत्म, लेकिन सांसें जारी थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सुब्बू के माता पिता टूट चुके थे और सुब्बू वो बस खड़ा था, जैसे उसकी पूरी दुनिया किसी ने एक झटके में छीन ली हो। जब उसे जेल की वैन में ले जाया जा रहा था, उसने आखिरी बार अपने माता पिता को देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, हमारा बेटा दोषी आखिरकार कैसे हो सकता है। लेकिन उस सवाल का जवाब उस समय किसी के पास नहीं था, ना सुब्बू के पास, ना पुलिस के पास, ना कोर्ट के पास। उस दिन एक मासूम लड़के को सिर्फ जेल में नहीं भेजा गया था, उसे वहीं पर ये समझो कि जिंदा दफन कर दिया गया था। और साथियों, यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो 43 साल बाद भी खत्म नहीं हुई थी। साथियों, जेल का दरवाजा जब बंद होता है तो सिर्फ लोहे की आवाज नहीं गूंजती है,
एक जिंदगी भी उसी के साथ वहां पर कैद हो जाती है। साल 1983। सुब्रमण्यम सुब्बू वेदम नाम अब सिर्फ नाम नहीं रहा था, बल्कि वो एक नंबर बन चुका था, एक कैदी का नंबर जिस पर कातिल का ठप्पा लगाया जा चुका था। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। चारों तरफ अजनबी चेहरे, खौफ भरा था, गुस्सा था और टूटे हुए लोग उसे दिखाई दे रहे थे। जेल की दीवारें सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी कैद कर लेती हैं। कई लोग वहां आकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन सुब्बू ने खत्म होने से साफ साफ इनकार कर दिया। सुब्बू ने फैसला किया, अगर जिंदगी में मुझे यहीं पर कैद होकर रहना है तो मैं यहीं जिंदगी को आजाद भी करूंगा। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली लड़ाई। जहां दूसरे कैदी समय काट रहे थे उस जेल में, सुब्बू वहीं खुद को बना रहा था। उसने किताबों को अपना सहारा बना लिया था। पुरानी किताबें, फटी हुई किताबें, यहां वहां से जली हुई किताबें, जेल की लाइब्रेरी के कोनों में पड़ी हुई किताबें, वही उसकी अब दुनिया बन चुकी थी। धीरे धीरे पढ़ना उसकी आदत बन गई, उसकी पहचान बन गई। साल बीतते गए और एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। सुब्बू ने जेल के अंदर रहते हुए भी अपनी पढ़ाई को जो है वो जारी रखा। सिर्फ जारी ही नहीं रखा, बल्कि उसने कमाल करके दिखा दिया। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन डिग्रियां जेल में रहते हुए हासिल करी। और उनमें से सबसे मुश्किल उस समय MBA माना जाता था, उसकी डिग्री भी सुब्बू ने हासिल करी। हर परीक्षा में वो टॉप स्कोर लेकर आता। जेल के अधिकारी ये देखकर हैरान रह जाते थे, क्या ये वही लड़का है जिस पर हत्या का आरोप है? लेकिन सुब्बू के लिए ये सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये उसका जवाब था उस सिस्टम को जिसने उसे बिना सबूत के सजा दिला दी थी। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरी जेल में बदलने लगी थी। अब वो सिर्फ एक कैदी नहीं था, वो धीरे धीरे एक टीचर बन चुका था। जेल में कई कैदी ऐसे थे जो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानते थे। कुछ गलत रास्तों पर भटक गए थे, कुछ गलत रास्तों पर चले गए थे, कुछ हालात के शिकार थे। सुब्बू ने उन सब को पढ़ाना शुरू कर दिया, अक्षर सिखाना शुरू किया, किताबों से जोड़ना शुरू किया और सबसे जरूरी उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो बदल सकते हैं। जिन कैदियों ने उससे पढ़ाई करी वो परीक्षा में धीरे धीरे टॉप करने लगे। धीरे धीरे जेल प्रशासन भी उसे मानने लगा था। नए कैदियों को सीधे उसके पास भेजा जाने लगा। एक अजीब सी बात थी, जो लड़का खुद इंसाफ के लिए लड़ रहा था वो दूसरों की जिंदगी आखिरकार अब संवार रहा था। लेकिन हर कहानी का एक दर्द होता है जो अंदर ही अंदर इंसान को धीरे धीरे तोड़ता रहता है। जेल के बाहर उसका परिवार भी लड़ रहा था। उसके पिता, उसका एक प्रोफेसर और उसकी माँ। उसकी माँ एक माँ से बढ़कर एक योद्धा थी। उन्होंने अपनी सारी ताकत, सारा पैसा, सारी उम्मीद, सब कुछ लगा दिया अपने बेटे को सिर्फ बेगुनाह साबित करने के लिए। लेकिन सिस्टम बड़ा था और रास्ते बंद थे। सुब्बू की माँ 34 साल तक हर मुलाकात के दिन जेल के अंदर उससे मिलने आती रही। एक भी दिन उन्होंने, उसकी माँ ने नहीं छोड़ा जब वो उससे मिले बिना ना रहती हो। हर बार वही उम्मीद, शायद इस बार मेरा बेटा मेरे साथ चलेगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। समय धीरे धीरे बीतता गया, समय धीरे धीरे छिनता गया। अब साल 2009 आ चुका था। सुब्बू के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। सुब्बू अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। वो बस जेल की दीवारों के पीछे खड़ा खड़ा सिर्फ बेटे की तरह रोता रहा। फिर आया साल 2016। साल 2016 में उसकी सुब्बू की माँ भी चल बसी। सुब्बू अब बिल्कुल अकेला था। ना उसकी माँ जीवित थी, ना पिता जीवित था। बस कुछ यादें बची थी और ढेर सारी किताबें थी। जेल की उसी छोटी सी कोठरी में अब सन्नाटा ज्यादा था और आवाजें कम थी। कभी कभी वो सोचता, क्या मैं कभी इस जेल से बाहर भी आऊंगा? लेकिन जवाब हर बार वही आता, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। अब उसे लगने लगा था कि शायद उसकी रिहाई और उसकी मौत एक ही दिन भगवान ने एक पेन से लिखी है, क्योंकि इंसाफ के सारे दरवाजे उसके लिए उस दिन तक बंद हो चुके थे। साथियों, समय कभी नहीं रुकता है, किसी के लिए नहीं रुकता है और कभी कभी इतना आगे निकल जाता है कि इंसान पीछे छूट जाता है और समय आगे निकल जाता है। अब आ गया था साल 2025। सुब्रमण्यम सुब्बू वेदम, जो जेल में गया था, एक जवान बच्चा था, अब 61 साल का हो चुका था। चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी, बाल पूरे तरीके से सफेद हो चुके थे और आंखों में वो चमक जो कभी हुआ करती थी अब सिर्फ याद बन चुकी थी। 43 साल, एक इंसान की पूरी जिंदगी। इतने लंबे समय में उसने उम्मीद करना लगभग छोड़ दिया था। अब वो बस दिन नहीं गिनता था, अब वो बस दिन गुजरने का इंतजार करता था।
लेकिन साथियों, कहते हैं ना, कभी कभी इंसाफ देर से आता है लेकिन आता जरूर है। और यही इस कहानी में भी हुआ। पेंसिल्वेनिया के एक काउंटी जज जिनका नाम जोनाथन था, उन्होंने पुराने बंद पड़े केसों की फाइलें अपने पास मंगाई और उन फाइलों को वो देखने लगे। ये कोई बड़ा मिशन नहीं था, एक बस रूटीन का काम था। लेकिन तभी एक फाइल जज साहब के सामने आई, जोनाथन के टेबल पर आई। वो केस था सुब्रमण्यम सुब्बू वेदम का केस। उन्होंने फाइल को खोला और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उनके चेहरे के भाव पूरे तरीके से बदल गए थे। उन्हें कुछ अजीब लगा। केस में लिखा था कि हत्या .25 कैलिबर की पिस्तौल से हुई है, लेकिन उसी फाइल में एक और रिपोर्ट दर्ज थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI की रिपोर्ट थी। और ये रिपोर्ट भी बड़े मजेदार थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि गोली का घाव बहुत छोटा था। अब यहां से कहानी पलट जाती है। बैलिस्टिक साइंस ये कहती है कि .25 कैलिबर की गोली का घाव इतना छोटा हो ही नहीं सकता। मतलब साफ था कि जिस हथियार के आधार पर सुब्बू को उस दिन दोषी ठहराया गया था, वो हथियार इस्तेमाल हुआ ही नहीं था। जज जोनाथन हैरान रह गए। उन्होंने पूरी फाइल एक बार फिर से दोबारा देखी और एक सच्चाई उनके सामने आ गई। साल 1983 में सरकारी वकील ने इस अहम रिपोर्ट को छुपा लिया था, यानी सच को वहीं पर उस दिन दबा दिया गया था। अगर उस समय रिपोर्ट सामने आ जाती तो सुब्बू एक दिन की भी सजा नहीं काटते, वो बल्कि बाइज्जत बरी उसी दिन हो जाते। जज साहब ने साफ कहा कि एक बेगुनाह ने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल खो दिए हैं। अब मामले को दोबारा खोला गया। 5 अक्टूबर 2025 फिर से इस केस की दोबारा सुनवाई हुई, वही कोर्ट। लेकिन कहानी साथियों अब बदल चुकी थी। सुब्बू जो 19 साल का लड़का था, जब पहली बार यहाँ पर आया था, वो 19 साल का था और वो अब 61 साल का एक आदमी बनकर खड़ा था। लेकिन उसकी बात आज भी वही थी कि जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ। इस बार अदालत ने उसकी बात को सुना, अदालत में उसकी बात को सुना गया, फैसला आया और उसे सुब्बू को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया। जैसे ही कोर्ट में रिहा शब्द गूंजा, सुब्बू की आंखों से झराझर आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये 43 साल के इंतजार के थे। कुछ देर बाद जेल का वही गेट खुला, लेकिन इस बार अंदर जाने के लिए नहीं, सुब्बू के लिए वो गेट बाहर जाने के लिए खुला था। सुब्बू ने पहली बार खुली हवा में सांस ली थी। उसने आसमान की तरफ पहली बार देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक बार फिर से आजाद हो गया है। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब वो अपनी बहन से मिलेगा, अपनी जिंदगी फिर से एक बार दोबारा शुरू करेगा उसी अमेरिका देश में। लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी वार करना बाकी रख रखा था। जैसे ही वो जेल से बाहर आया, वहां पर पुलिस नहीं खड़ी थी, वहां पर कुछ लोग खड़े थे। US इमिग्रेशन एंड कस्टम के अधिकारी थे। उन्होंने बिना समय गवाए सुब्बू को एक बार फिर से हिरासत में ले लिया। अब इसके पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि सुब्बू के पास अमेरिका की नागरिकता नहीं थी और बचपन में लगे एक छोटे से आरोप के आधार पर अब सरकार उसे भारत में भेजने की तैयारी कर रही थी। यानी 43 साल जेल में बिताने के बाद एक नई कैद उसका इंतजार कर रही थी। इस बार सलाखें नहीं थी, लेकिन दर्द वही था सुब्बू के लिए। जिस देश को उसने अपना माना, वही अब उसे अपनाने से साफ साफ इनकार कर रहा था, उसे अपनाने को तैयार नहीं हो रहा था। और जिस देश को उसने सिर्फ कहानियों में जाना, सिर्फ किस्सों में सुना, अब उसे जबरदस्ती उसी देश के अंदर भेजा जा रहा था। सुब्बू के लिए इंसाफ जरूर मिला, लेकिन अधूरा। आजादी जिसका इंतजार सुब्बू ने 43 साल तक किया, वो उसे मिली जरूर, लेकिन पूरी नहीं मिली। सुब्बू के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा था। वो सिर्फ 9 महीने का था जब उसके माता पिता उसे भारत से अमेरिका लाए थे। उसकी पूरी जिंदगी, पूरी पहचान अमेरिका से जुड़ी थी। भारत उसके लिए बस एक नाम था, एक देश था जिसे उसने कभी जाना ही नहीं था। ना वो उसके बारे में जानता था, ना वहां उसका घर था, ना कोई करीबी रिश्तेदार था। उसके माता पिता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, उसे छोड़कर जा चुके थे। और बाकी बहन थी, उसका परिवार था, वो सब अमेरिका में ही रहता था। सुब्बू की बहन ने प्रशासन से अपील भी करी। उसकी आवाज में दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। सुब्बू की बहन ने कहा कि मेरा भाई 43 साल तक बेगुनाह होकर जेल के अंदर रहा है। अब जब वो आजाद हुआ है तो उसके लिए परिवार से उसको दूर क्यों किया जा रहा है? कई सामाजिक संगठन और वकील भी इस केस में सामने आए। उन्होंने भी कहा कि ये इंसाफ नहीं है, ये एक और सजा सुब्बू को कोर्ट की तरफ से दी जा रही है।
उनका तर्क साफ था, जिस देश ने उससे उसकी पूरी जवानी छीन ली, उस देश को अब सुब्बू से माफी मांगनी चाहिए, ना कि उसे निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता है, वो ठंडा होता है और सीधा होता है। सुब्बू को एक बार फिर से हिरासत में डाल दिया गया। इस बार जेल अलग थी, लेकिन हालात बिल्कुल वही के वही थे जो उसके साथ जेल में थे। अब वहां से उसकी भारत भेजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी। दिन गुजर रहे थे, लेकिन इस बार इंतजार और भारी था, क्योंकि इस बार वो ये भी नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अगर उसे भारत भेज दिया गया तो वो कहां पर जाएगा, किसके पास रहेगा, कैसे जिएगा, ये सारे सवाल उसके मन में गुरेद गुरेद कर जो है वो आ रहे थे, उसके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। 43 साल तक उसने एक ऐसी सजा काटी जो उसने करी ही नहीं थी, और अब वो आजाद हुआ तो उसके लिए एक और उसे अनजाने सफर पर भेज दिया जा रहा था। साथियों, सुब्बू की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां कभी कभी सच देर से सामने आता है और तब तक बहुत कुछ साथियों खत्म हो चुका होता है। साथियों, आज सुब्बू एक बार फिर से इंतजार कर रहा है, इस बार किसी अदालत के फैसले का नहीं, बल्कि एक आखिरी उम्मीद का। शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद उसके परिवार के साथ उसको रहने दिया जाए, या फिर शायद उसे इंडिया में भेज दिया जाए। लेकिन फिलहाल वो एक ऐसे रास्ते पर खड़ा है जहां पर मंजिल उसको बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रही, और यही उसकी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा भी है। वो आजाद होकर भी आजाद नहीं है। तो साथियों, ये था सुब्बू का किस्सा। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही थ्रिलर से भरे किस्से आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा साथियों, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली